नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे दो प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696066089 8562880530। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यहाँ हम यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमारे 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यह इनिशिएटिव पूरी तरीके से बायलिंगुअल है, जहाँ हम हर रोज़ जीएस के 4 क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बिहार पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के लिए जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को सारे अपडेट्स के लिए ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हर रोज़ के तरीके से पहले क्वेश्चंस का ओवरव्यू लेते हैं, एक बार सारे क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद सब पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। आपसे क्वेश्चन जानना चाहता है कि भाई क्षेत्रवाद है क्या। पहले रीजनलिज्म को समझा दीजिए। दूसरा आपको बताना है कि इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, मतलब किस किस फॉर्म में आपको क्षेत्रवाद देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा पूछ रहा है कि रीजनलिज्म क्या आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है, मतलब क्या भारत में आपको क्षेत्रवाद देखने को मिल रहा है। अगर हाँ तो किस किस फॉर्म में, कहाँ कहाँ पे आपको क्षेत्रवाद दिखता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 2, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। डायरेक्ट सिलेबस में लिखा हुआ पीआईएल क्या होता है। तो भाई पीआईएल की डेफिनेशन एक रट्टी होनी चाहिए हमेशा। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पता होने चाहिए पीआईएल से, इसका पॉजिटिव, इसके निगेटिव। हमारा ये इनिशिएटिव है किस लिए, हम जीएस के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के थ्रू कंप्लीट करने वाले हैं। तो हर रोज़ कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे लाता हूँ जो डायरेक्टली सिलेबस में लिखे हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप जीएस वाइज कॉपी बनाइए, उसमें आप जब ये नोट करेंगे तो कुछ समय बाद आपके एक बहुत बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएंगे जो सिलेबस वाइज होंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन, जनहित याचिका क्या है और भारत में जनहित याचिका की आवश्यकता क्या है और उपयोग का विश्लेषण करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वामपंथी अतिवाद। वामपंथी अतिवाद की प्रॉब्लम को आपको समझाना है विस्तार से, और भारत सरकार जो भी स्टेप ले रही है इसके खिलाफ, भारत सरकार द्वारा उसके निवारण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। डायरेक्टली सिलेबस में लिखा हुआ है कि भाई संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है। पहला क्वेश्चन यह है क्या होती है। दूसरा, प्रशासन और सिविल सर्विसेज में मतलब इसका क्या यूज़ है, ठीक है। मैंने बताया था कि जितने भी वैल्यूज़, जितने भी मूल्य आप पढ़ेंगे इन एथिक्स के पेपर में, उसका आपको डेफिनेशन ज़रूर पता होना चाहिए। एक आध कोटेशन हो तो बहुत अच्छा है। और तीसरा क्या, एग्जाम्पल्स। और चौथा, सिविल सर्विसेज में इसका यूज़, ठीक है। हमारे ये 4 क्वेश्चंस हो गए। चारों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीजनलिज्म क्या है, उसके डायमेंशंस क्या क्या हैं और वेयर डू यू सी मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। क्षेत्रवाद की परिभाषा क्या है, क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए। परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न आयामों का उल्लेख कीजिए। क्या आपको भारत में क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति कहीं नज़र आती है, कहाँ कहाँ पर आपको क्षेत्रवाद का एग्जाम्पल भारत में दिखता है। तो पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि भाई रीजनलिज्म है क्या। एक डेफिनेशन इसकी ज़रूर याद करिए, सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है, पूछ सकता है। रीजनलिज्म इज़ द आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये एक तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सकती है या एक तरीके की आइडियोलॉजी हो सकती है। किस लिए, इट सीक्स टू promote इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। मतलब फिर से, एक ये आइडियोलॉजी है या एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो क्या चाहती है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन का इंटरेस्ट को फुलफिल करना, ठीक है। एग्जाम्पल, मुझे अगर यूपी में पूर्वांचल
पूर्वांचल को यूपी से अलग करना है, इसकी डिमांड होती है। तो ये जो पूर्वांचल की मांग होगी ये क्या चाह रहा है, ये एक पर्टिकुलर रीजन के इंटरेस्ट को बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। इसका एक पॉजिटिव एग्जांपल भी हो सकता है, आगे हम देखते हैं। पहले डेफिनेशन को हिंदी में पढ़ते हैं कि क्षेत्रवाद वह विचारधारा है या राजनीतिक गतिविधियां हैं जो किसी विशेष क्षेत्र के हितों को बढ़ावा देना चाहती हैं। हमने देखा है आसियान, जो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ठीक है। आसियान ये भी क्या कर रहा है, यहाँ के डिफिनेशन के हिसाब से देखिए, ये प्रमोट करना चाहता है इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ जो है, ये जो रीजन है, इसके जो भी हित हैं, इंटरेस्ट है, इसको क्या करना चाह रहा है, ये बढ़ाना चाहता है, इसको बढ़ोतरी देना चाहता है, इसको मतलब इनके इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहता है। तो ये क्या है, एक तरीके का रीजनलिज्म ही तो है। वहीं रीजनलिज्म का एक अलग डेफिनेशन भी है जो आपको देखने को मिलेगी कि इट मीन्स एक्सेसिव अटैचमेंट टू अ पर्टिकुलर रीजन और स्टेट एज अगेंस्ट द कंट्री एज अ होल। पूरे देश के लिए लगाव के बजाय क्षेत्रवाद में किसी विशेष राज्य या किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा लगाव होता है। मतलब उनका पहला जो उनकी जो आप कहोगे कि उनका जो पहला इंटरेस्ट या उनका जो पहली लॉयल्टी वो किसके प्रति है, अपने एक प्रति रीजन के प्रति है। उनके अपने क्षेत्र पहले है, देश बाद में है। ऐसा भी अगर आपको कहीं देखने को मिलता है तो उसे भी आप क्षेत्रवाद कहोगे। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा रीजनलिज्म का दो डायमेंशन, आपको एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, एक निगेटिव देखने को मिल रहा है। इस पूरे आंसर में हम देखेंगे कि कैसे एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। पॉजिटिव का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, आसियान। निगेटिव का क्या दिया, मान लीजिए पूर्वांचल की मांग कर रहे हो आप कि यूपी से अलग कर दो, तो एक स्टेट से आप अलग होना चाह रहे हो। कुछ देश के हिस्से हैं, इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं जो इंडिया से अलग जाना चाह रहे हैं, तो ये निगेटिव रीजनलिज्म है, ठीक है। तो हमने रीजनलिज्म की एग्जांपल पढ़ ली है और डेफिनेशन पढ़ ली। एक एग्जांपल आसियान का है, दूसरा क्या है, एक और पॉजिटिव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कुछ समय पहले अभी कुछ हिमालयी राज्य जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, उन्होंने एक मांग की थी कि हमें, चूँकि ये जो हमारे हिमालयन राज्य हैं इनके अंदर फॉरेस्ट ज़्यादा है, ये अन्य राज्यों के तरीके से डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी नहीं अपना सकते। जैसे हमारे यूपी में जो डेवलपमेंट के तरीके हैं वो आप हिमालयाज़ में नहीं अपना सकते। तो इन राज्यों का कहना था कि हमारी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ना वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड है, चाहे वो इन्वायरमेंट की वजह से हो या टफ टेरेन की वजह से, वहाँ का जो भी रीजन है उसमें पहाड़ी है, पथरीला है, तो उसकी वजह से जो भी कारण है उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट स्लो है। तो हमने इतना फॉरेस्ट बचा रखा है हमारे स्टेट्स ने, हमको इसका एक तरीके का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ग्रीन बोनस इन्होंने इसका नाम दिया था, हमें एक ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने इस पूरी कंट्री के इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए हमने बहुत बड़ी डेवलपमेंट कॉस्ट छोड़ी है। हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं इसलिए ताकि हमारे फॉरेस्ट बचे रहें, तो हमको आप एक ग्रीन बोनस दो। तो ये हो क्या रहा है आप भी देखो, एक तरीके से क्षेत्रवाद ही तो है। पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी जितने राज्य थे उन्होंने एक क्षेत्रवाद के ही तो दिखाया है। यहाँ पर वो क्या करेंगे, हमको ग्रीन बोनस दो और एक नई मिनिस्ट्री बनाओ सिर्फ हिमालयन स्टेट्स को लेकर के, ठीक है। तो ये भी आपको एक क्षेत्रवाद का एग्जांपल मिलेगा। तो क्षेत्रवाद के एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमने देख लिए कि पॉजिटिव तरीके से भी क्षेत्रवाद देखने को मिलता है और नेगेटिव भी, ठीक है। अब ये किस किस लेवल पे मिलता है, क्या डायमेंशन है, इसके विविध आयाम क्या क्या हैं। 3 लेवल पे बेसिकली देखने को मिलेगा आपको। एक है सुपरा स्टेट, दूसरा है इंटर स्टेट, तीसरा है इंट्रा स्टेट, ठीक है। पढ़ते हैं, मतलब सुपरा स्टेट लेवल पे अंतरराज्यीय और राज्य अभ्यंतर, ठीक है, मतलब राज्यों के अंतर। देखिए पहला लेवल है सुपरा स्टेट, जब 2 या 2 से अधिक राज्य एक साथ मिलके किसी क्षेत्र की बात करें, ठीक है। अभी हमने जैसे पढ़ा हिमालयन स्टेट्स का एग्जांपल कि सारी हिमालयन स्टेट्स ने मिलके क्या बोला कि हमको एक मिनिस्ट्री दो अलग से और एक हमारे लिए क्या बनाओ, ग्रीन बोनस दो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है ही हमारे पास। तो इस तरीके से जो एक पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं लोग मिलके, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलके बात करते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, सुपरा स्टेट, ठीक है। इसका एक नेगेटिव एग्जांपल क्या है, पॉजिटिव एग्जांपल आपको मिला क्या, हिमालयन का। नेगेटिव एग्जांपल ये देखिए, एंटी हिंदी एजिटेशन। सदर्न इंडियन स्टेट्स
एक साथ मिलके क्या विरोध करती हैं? हिंदी का। तो आपको क्या मिल रहा है? ये भी सुपरा स्टेट रीजनलिज्म ही है, ठीक है, क्षेत्रवाद ही है। दूसरा आपको क्या है? इंटर स्टेट। इंटर मतलब दो राज्यों के बीच में। अभी हमने पढ़ा था सुपरा मतलब दो या दो से अधिक राज्य खुद मिलकर करें। ये क्या है? दो राज्य आपस में अगर कुछ करते हैं, तो आपस में अगर दो राज्य क्षेत्र के बेसिस पे कोई लड़ रहे हैं तो उसको क्या कहोगे आप? इंटर स्टेट कहोगे। जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है, रिवर वाटर डिस्प्यूट, अंतर्राज्यीय नदी पर जो आपके क्या नाम विवाद होते हैं उनको आप क्या कहोगे? अंतर्राज्यीय कहोगे। मिट्टी के लाल, सन ऑफ द सॉइल। यूपी वाले भाई लोग महाराष्ट्र में जाते हैं, उनको वहाँ पे प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ता है, उनके खिलाफ वहाँ पर एक मतलब निगेटिव माहौल क्रिएट हुआ है। तो ये क्या है? ये भी एक तरीका का क्षेत्रवाद है, जहाँ महाराष्ट्र के आदमी को ये लगता है कि यूपी का जो आदमी है वो यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को, यहाँ के जो मौके हैं उनको क्या कर रहा है? कम कर रहा है या उनसे छीन रहा है। तो ये भी क्षेत्रवाद है। इकोनॉमिक बेसिस पे ये क्षेत्रवाद आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इंटर स्टेट के हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े, दो जो अंतर्राज्यीय नदियों का हो सकता है और दूसरा है सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट, ठीक है। इंट्रा स्टेट क्या हो सकता है? एक ही राज्य के अंदर अगर क्षेत्रों को लेके बवाल हो, तो ये क्या चीज़ है? इंट्रा स्टेट है। राज्याभ्यंतर क्या है? राज्य का एक हिस्सा स्वयं की पहचान और विकास के दावा करने लग जाए या खुद को अपनी अलग एक पहचान दिलाने के चक्कर में पड़ जाए, तो इसको क्या कहोगे आप? इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश को 4 भाग में बांटने की बात कर रहे हैं, डिमांड्स होती हैं हमेशा, ठीक है। पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है और हरित प्रदेश है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है? ये डिमांड कर रहे हैं इंट्रा स्टेट है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा रीजनलिज्म की डिफिनीशन क्या पढ़ ली, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डिफिनीशन पढ़ी, एक बार फिर से आप देखिएगा। और पॉजिटिव के भी एग्जांपल देते चलना है, निगेटिव के भी देते चलना है। क्वेश्चन ये आ सकता है आपसे, हम कभी पूछ सकता है कि रीजनलिज्म जैसे मैंने आज बताया है, या तो सीधा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, या आपसे इस तरीके का भी पूछ सकता है कि रीजनलिज्म जो है वो पॉजिटिव है, या रीजनलिज्म के फ़ायदे बताओ, है ना। तो ऐसे केस में आपकी ये जो पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं वो आप लिख सकते हो, निगेटिव लिखना हमेशा आसान है, ठीक है। फिर यहाँ मैंने लिखा है रीजनलिज्म कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, और इसके इम्पैक्ट किसी भी जगह पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैनिफेस्टेशन इन इंडिया। इंडिया में किस किस रूप में आपको रीजनलिज्म देखने को मिल रहा है। तो पहला पॉइंट, सेशनलिज्म मतलब अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं भारत के कुछ हिस्सों में। नॉर्थ ईस्ट कुख्यात है, नॉर्थ ईस्ट में आपने नागालैंड में देखा होगा, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, इन क्षेत्रों में आपको देखने को क्या मिलती है? इंसर्जेंसी, अलगाववादी विचारधारा यहाँ पे पनपती है और यहाँ पे आर्म्ड स्ट्रगल चलते हैं, ठीक है। सैन्य विद्रोह एक तरीके का आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये क्या है? सेशनिज्म है। जम्मू कश्मीर पहले इंडिया से अलग जाना चाहता था, मतलब अभी भी कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे, लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ उस टाइम पे जो भी ऐसा आपको देखने को मिल रहा था, तो ये कहीं ना कहीं रीजनलिज्म है कि ये रीजन के बेसिस पे हम एक यूनिफाइड इंडिया से अलग होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में रीजनलिज्म एक तरीके से हमको ये दिखता है कि हम सेशनिज्म इंडिया में देख रहे हैं, अलगाववादी आंदोलन को देख रहे हैं। दूसरा सन ऑफ द सॉइल, मैंने आपको भी बताया है कि एक रीजन दूसरे रीजन से चिढ़ रहा है इकोनॉमिक बेसिस पे। तो ये है आपको यूपी और महाराष्ट्र का एग्जांपल आपको याद होगा, लास्ट ईयर गुजरात का आपको एग्जांपल याद होगा, ठीक है। ये भी आपको क्या है? एक तरीके का रीजनलिज्म ही है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, एक भाषा के आधार पे अगर राज्य बनाना हो तो यहाँ पे भी आप रीजनलिज्म ही फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब भाषा नहीं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये है कि इस पूरी स्टेट की बाउंड्री उतनी ही रहेगी जितनी एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो एक तरीके से आप रीजन तो डिसाइड कर रहे हो ना, भले वो लैंग्वेज के बेसिस पे है, लेकिन एक तरीके का क्षेत्र बना रहे हो आप, किसके बेसिस पे? भाषा के आधार, भाषाई आधार पे अगर क्षेत्र बना रहे हो वो भी एक तरीके का क्षेत्रवाद ही है। इंडिया में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन पे एक अलग क्वेश्चन बनता है जो मैं आगे बनाऊंगा। रीऑर्गेनाइजेशन, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन फेल हुआ या सही रहा, ये क्वेश्चन ये बन सकता है। या इसी की हिस्ट्री आपसे पूछ सकता है कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ इंडिया में, या इन जनरल आज़ादी के बाद इंडिया में जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उस पर एक कमेंट करिए। एक तरीके का ये क्वेश्चन बन सकता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस के पार्ट है, इसलिए मैं इन सबको कवर करूंगा इंडिविजुअली, आप बस एक नोट्स बनाते चलिए, ठीक है।
नेक्स्ट है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अगर बनाते हैं किसी बेसिस पे आप, तो वो भी एक तरीका रीजनलिज्म ही है, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकता है। अभी हमने बात करी क्या, हिमालयन स्टेट्स एक मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये भी क्या एक तरीके का रीजनलिज्म है। तो रीजनलिज्म आपको समझ में आ रहा होगा कि हमेशा निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी, बोडो अकॉर्ड हुआ, बोडोलैंड के समझौते जो हुए थे, ये क्या है, आपको असम में ही ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ ऊपर वाला, इसमें आपको बोडो लोग रहते हैं, तो ये पूरा क्षेत्र बोडो लोग का, ये क्षेत्रवाद ही तो हुआ कि यहाँ पे बोडो लोग का इंटरेस्ट जो है उसका आपको सुरक्षा करना है। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर रीजन के इंटरेस्ट को बढ़ाने की अगर कोशिश आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप रीजनलिज्म को प्रमोट कर रहे हो। तो बोडो है, बोडोलैंड जो है वो हो गया यहाँ पर, ठीक है। दार्जिलिंग में आपको देखने को मिलता है हमेशा, कुछ टाइम पे देखने को मिल जाता है ये सब चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है डिमांड फॉर डिवीजन ऑफ यूपी, यहाँ भी आप लिख सकते हो। एंटी हिंदी प्रोटेस्ट लिख सकते हो, नॉर्थ वेस्ट साउथ इंडिया लिख सकते हो। ये सब क्या है, उत्तर बनाम दक्षिण भारत, हिंदी विरोधी जो भी गतिविधियाँ हैं, बोडो समझौता। तो ये आपको क्या दिख रहा है इंडिया में, मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजनलिज्म। अगर आपको और कोई एग्जाम्पल ज़रूर याद आता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो हमने रीजनलिज्म पढ़ लिया, रीजनलिज्म कहाँ कहाँ इंडिया में दिख रहा है और किस किस लेवल पे हो सकता है, तो ये लेवल पे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। पहला पॉइंट, एनालाइज द नीड एंड यूजेस ऑफ PIL इन इंडिया। पहला क्या है और इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की एक डेफिनेशन देखिए, कुछ कंपोनेंट होते हैं तब वो PIL कहलाता है। पहला नाम में ही लिखा है पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, जनहित याचिका है भाई, तो जन का हित होना चाहिए इसमें। आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यहाँ नहीं जा सकते, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अलग तरीके हैं, रिट वगैरह आप दाखिल करिए अपनी और उसके थ्रू जाइए या नॉर्मल चैनल्स के थ्रू जाइए, ये है, ठीक है। तो जनहित की याचिका है पहली चीज़। और ये आप देखिए डेफिनेशन आप लिखेंगे, कोई भी लिटिगेशन, कोई भी केस जो है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट प्रमोट हो रहा हो वो PIL हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और इसकी खासियत है कि यहाँ पे लोकस स्टैंडाई LS, लोकस स्टैंडाई ये रहा, के प्रिंसिपल को डाइल्यूट कर दिया गया है। लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को डाइल्यूट किया गया है, लोकस स्टैंडाई के सिद्धांत को कम कर दिया गया है या कमज़ोर कर दिया गया है। कहने का मतलब क्या होता है, लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल कुछ इस तरीके का है मोटा मोटा कि आपका अगर कोई किसी तरीके का नुकसान हुआ है, आपको किसी तरीके की हानि हुई है, तो आपकी राइट है कि आप कोर्ट जाओ, ठीक है। आपका नुकसान हुआ, कोई और आपके खिलाफ, मतलब नुकसान आपका हुआ, कोई और आपके नाम पे केस नहीं करेगा। आपका भाई नुकसान हुआ, आपको अपनी राइट के सही करवानी है, तो फिर आप ही तो जाओगे कोर्ट, ये लोकस स्टैंडाई, ठीक है। लेकिन PIL में क्या है, PIL का पूरा बेसिस ही यही है कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं, हमारे समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो इतने वल्नरेबल हैं, इतने एक्सप्लॉइटेड हैं कि अगर उनके राइट्स, उनके अधिकारों का हनन भी हो रहा है ना, तो वो कोर्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जस्टिस कैसे मिलेगी, समझ रहे हो आप। आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप अगले दिन कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ग हैं हमारी कंट्री के, हमें भूलना नहीं है कि वो कोर्ट के बारे में जानते तक नहीं, या उन्हें पता ही नहीं कि उनकी कोई राइट का वायलेशन हो भी रहा है, या उनको पता ही नहीं कि उनकी राइट भी थी। तो ऐसे लोग को जस्टिस कैसे मिलेगा। इसके लिए लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को क्या कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया, कमज़ोर कर दिया गया कि भाई अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का या किसी वल्नरेबल पीपल का, ठीक है, किसी भी ऐसे अनप्रिविलेज्ड लोगों का जो राइट्स है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप डाल सकते हैं। PIL के रूप में आप इस पूरी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, ताकि इस सेक्शन के जो इंटरेस्ट है, इस सेक्शन के जो राइट्स हैं, उनको कोर्ट उन्हें वापस दिलवा सके, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हुआ क्या था, देखिए जब PIL का नाम है तो दो लोग का नाम याद रखिए, प्रीलिम्स तक में पूछा हुआ ये, PN भगवती, जस्टिस PN भगवती, और दूसरा ये रहा VR कृष्ण अय्यर, ठीक है। PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर, ये दो लोग हैं जिनको पायनियर कहा जाता है, प्रणेता कहा जाता है, प्रणेता किस चीज़ का, PIL का, इंडिया में, ठीक है। हुआ क्या था, बिहार में
बिहार के जेल में बहुत ही अमानवीय तरीके से, इनह्यूमन कंडीशन में प्रिजनर्स को रखा गया था। इनकी शिकायत एक मीडिया रिपोर्ट के बेसिस पे इनकी शिकायत किसने की? एक एडवोकेट ने की थी कोर्ट में। अब इस एडवोकेट ने कैसे शिकायत कर दी? यहाँ तो इस जेल में से किसी को करना चाहिए था, जिसके राइट्स जा रहे हैं उनको करना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया और इस केस को एक्सेप्ट किया। और यही हुआ क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहीं से PIL की शुरुआत होती है। केस का नाम क्या था? ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हुसैन आरा खातून एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। ये केस है जहाँ से PIL इंडिया में फॉर्मली शुरू होता है। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा PIL है क्या। एक कोर्ट केस आपको ज़रूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो भी बात आप कहोगे उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आपकी बात में वजन आएगा जब आप कोर्ट केस का नाम लिखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट किसी के खिलाफ आप नहीं जा सकते हो, आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल अथॉरिटी के खिलाफ PIL कर सकते हैं, ठीक है, कि वो आपके राइट्स का वायलेशन कर रही हैं। बाकी प्राइवेट में तो आपके पास 32 के अंदर जो रेड जुरिस्डिक्शन है, हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, ये सब है ना, ये अलग है इससे, PIL से। यहाँ पे प्राइवेट इंटरेस्ट आपके देखिए, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, विशेषताएं क्या होती है किसी PIL की, कि नाम में ये पब्लिक इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए। आपका कोई पर्सनल राइट आपका वायलेट हुआ है, उसको आप PIL के थ्रू नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इसने लोकस स्टैंडाई के सिद्धांत का विस्तार किया है और कमज़ोर और शोषित लोगों को तीसरे पक्ष के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिल सकता है। जो मैंने अभी बताया कि कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी, वो इनका रिप्रेजेंटेशन करेगी, इनका प्रतिनिधित्व करेगी, और हमने लोकस स्टैंडाई को क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। यही हुआ। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली अब तक। इंडिया में देखिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। आर्टिकल 32 है, 226 है कि कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट इसमें, हाई कोर्ट इसमें, हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करेगी? सेवियर है, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट का क्या है? रक्षक है, ठीक है। अब ये राइट उन लोगों के लिए भी है जो प्रिविलेज्ड अनप्रिविलेज्ड है हमारी सोसाइटी में, ठीक है, या जिनका शोषण हो रहा है, जो अपनी बात नहीं रख सकते न्यायालय के सामने, तो उनके लिए PIL की शुरुआत की गई। तो एक तरीके की हमने पढ़ा होगा आर्टिकल 142 जो कहता है सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए कुछ भी कोई भी स्टेप ले सकता है, कंप्लीट जस्टिस। तो आप वहाँ से भी जोड़ सकते हो। अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि भाई PIL की शक्ति जो है वो कहाँ से कोर्ट को मिली है, तो आप इस तरीके का कुछ बना सकते हो। डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा है। एक तो आप लिख सकते हो कि भाई 142 के अंदर कंप्लीट जस्टिस, पूरी मतलब जस्टिस देगा सुप्रीम कोर्ट। दूसरा आर्टिकल 32 है और 226 जो उसके फंडामेंटल राइट, सारे लोगों की फंडामेंटल राइट्स को बचाए रखने की मतलब एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इसके अलावा एक और है 39A पढ़ा होगा आपने, जो कहता है फ्री लीगल एड, है ना, वो भी कहीं ना कहीं PIL से जुड़ता है। तो ये सारे पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन से जो आप PIL को जोड़ सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है 39A आर्टिकल 142 अनुच्छेद 39 से 142 गरीबी और निरक्षरता यहाँ पर इंडिया में है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए अगर उनको पूर्ण न्याय चाहिए या मुफ्त कानूनी सहायता चाहिए तो उनको कहीं ना कहीं PIL जैसे सिस्टम की ज़रूरत थी। लेकिन इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ना PIL प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गई है। क्यों कहा था भाई ऐसा? बहुत सारे फालतू के PIL पढ़ने लग गए। तो उसमें होता क्या था कि कभी भी PIL जब पढ़ती है तो जो एडवोकेट होता है उसकी बहुत, एडवोकेट जो होते हैं उनकी बहुत पब्लिसिटी होती है फ्री में, है ना। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं बहुत सारी PIL फर्जी के पढ़ने लग गए, इररिलेवेंट चीज़ों के PIL पढ़ने लग गए, जिनकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट ना रखे और प्राइवेट इंटरेस्ट कहीं ना कहीं फुलफिल करने के चक्कर में पड़ गए कि वकील साहब के कुछ मतलब वकालत चमक जाए, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निजी हित याचिका एक तरीके से बन गई थी। जुडिशियल एक्टिविज्म हम कहते हैं कि जुडिशरी खुद से, भाई न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल को PIL मान के सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजमेंट दे दिया, है ना, कभी किसी के लेटर पे दे दिया, तो एक तरीके से क्या है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता है। लेकिन इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। हमने पढ़ा है कि सेपरेशन ऑफ पावर है भाई, कि लॉ तो लॉ,
लॉ बनाना काम किसका है? लेजिस्लेटर, विधायिका का काम है। आप पीआईएल के थ्रू खुद ही नियम कानून बनाने लग गए, अगर जज साहब बैठ के कोर्ट में अगर खुद ही लेजिस्लेटिव का काम करने लग गए, तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं रह गया है। अब न्यायिक सक्रियता नहीं है, ये जुडिशियल ओवर रीच है। जुडिशरी ओवर रीच कर रही है। ओवर रीच का मतलब अपने जितने अधिकार हैं उससे आगे बढ़ गया, अतिरेक। अपने अधिकारों से आगे बढ़ के दूसरे के अधिकारों पे क्या कर रही है? एनक्रोच कर रही है, एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण कर रही है। तो ये क्या कहोगे आप कि जुडिशियल एक्टिविज्म से जुडिशियल ओवर रीच में बदल सकता है। पीआईएल प्राइवेट इंटरेस्ट में बदल गया, पहला पॉइंट। दूसरा, एक्टिविज्म टू ओवर रीच। तीसरा पॉइंट क्या है? ऑलरेडी हमारे कंट्री में करोड़ों केस पेंडिंग है, करोड़ों केस पेंडिंग है। ऐसे में पूरी जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म, सुधार लाने के बजाय आप क्या कर रहे हो? चुन चुन के केस उठा रहे हो कि आपको मज़ा आया पीआईएल करना है, इस पर ठीक है कर दो, इस पर हम सुनवाई करेंगे, इस पर नहीं करेंगे, इस पर करेंगे, इस पर नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। कोशिश क्या होनी चाहिए जुडिशरी की कि भाई एक तरीके का स्वीपिंग रिफॉर्म करो। आप एक तरफ से रिफॉर्म करिए, एक तरफ से सुधार करिए आप किसमें? न्यायपालिका में। जल्दी जल्दी आप स्पीडी जस्टिस की तरफ बढ़िए ना। ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों चल रहा है पीआईएल के थ्रू? तो एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट ये भी है। फिर क्या है? स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस चाहिए पीआईएल के मिसयूज़ को रोकने के लिए। पीआईएल जो होता है उसका मिसयूज़ होता है। पीआईएल के मिसयूज़ को रोकने के लिए आपको क्या चाहिए? एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि वैसे भी बहुत सारी गाइडलाइंस दे रखी है। एक तो वही कि पब्लिक इंटरेस्ट उसमें साफ साफ दिखना चाहिए। प्राइवेट इंटरेस्ट होने पे उनके ऊपर फाइन्स तक लगा देती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा क्या? पीआईएल्स। अच्छा, अभी एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अपनी नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ केसेस जब भी आप पीआईएल की बात करो तो आपको ये लिखना होगा, मान लीजिए क्वेश्चन में कि पीआईएल एक ठीक ठाक अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में, तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा ना कि कैसे अच्छा काम कर रहे हैं, क्या बताओगे आप? तो कुछ केसेस लाया हूँ मैं। एक केस है एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सन है 1986। 1986 इंपॉर्टेंट है, क्यों? 1984 याद है? भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, भोपाल में गैस लीक हुई, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, पूरा देश हिल गया। 1986, 2 साल बाद ओलियम गैस लीक होती है दिल्ली में। दिल्ली में कौन सी गैस लीक होती है? ओलियम। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, ये पीआईएल एक होता है यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट देता है जिसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से एब्सोल्यूट लायबिलिटी की तरफ जाता है। ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब सख्त देयता या सख्त दायित्व से पूर्ण दायित्व की तरफ। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है, समझते हैं। किसी केस में अगर एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, अगर ये एक्सीडेंट किसी एक्ट ऑफ गॉड से हुआ है, मतलब अर्थक्वेक आ गया और उसकी वजह से यहाँ पर कोई गैस वैस लीक हो गई, या इन एनी अदर केस किसी भी एक्सीडेंटल रीजन से कोई गैस लीक हुई, या कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से अगल बगल के लोगों की जान चली गई या उनको बहुत भारी नुकसान सहना पड़ गया, तो ऐसे केस में कंपनी जो है वो अपना पल्ला झाड़ लेती थी। भाई ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है, ये भगवान ने किया है, हमने नहीं किया है, हमारी गलती यहाँ पर नहीं है, या कोई और कारण। कई सारे ऐसे लूप होल कई ऐसे तरीके थे जिससे कंपनी उस समय अपना पल्ला झाड़ सकती थी। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटी तो है लेकिन कई सारे ऐसे लूप होल हैं कि आप बच जा रहे हो, ये थी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कोर्ट लेके आई एब्सोल्यूट लायबिलिटी कि भाई कुछ भी हो जाए, किसी भी रीजन से अगर तुम्हारी कंपनी की वजह से ऐसे लोगों को, मतलब वहाँ अगल बगल रहने वाले लोगों को कोई इस तरीके का नुकसान होता है जिसके जो मतलब उनके आर्टिकल 21 का वायलेशन है, मतलब उनके राइट टू लाइफ का वायलेशन है, तो एक तरीके से आपको एब्सोल्यूट लायबिलिटी, आपको उसका कॉम्पनसेशन तो देना ही पड़ेगा। ये है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो आपने देखा कि MC मेहता का केस एक तरीके का लैंडमार्क जजमेंट बन गया जहाँ पे हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से हम कहाँ मूव कर गए, एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे मूव कर गए। और अब यहाँ पे कॉम्पनसेशन देना उस कंपनी के लिए क्या है, मतलब उसका आपको एक क्या कहते हैं देना अब मैंडेटरी हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 21 का उनका वायलेशन माना जाएगा अगर ऐसा कंपनी वो नहीं करती है। तो एक MC मेहता केस आपको याद रखना। दूसरा है कॉमन कॉज। कॉमन कॉज एक NGO है,
इसने एक PIL किया था, उसके बेसिस पे आज की डेट में जो आप नोटा देख रहे हो ना, नन ऑफ द अबव, हमारे इलेक्शंस में नन ऑफ द अबव होता है, वो इन्हीं की देन है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इलेक्शन रिफॉर्म्स का क्वेश्चन लिख रहे हो तो भी ये काम आएगा, ये नाम कॉमन कॉज का, या फिर PIL का लिख रहे हो तो आपको कहना है कि PIL ने अलग अलग फील्ड्स में काम किया है। एक तरीके के पॉइंट ऐसे बनाओ आप कि इन्वायरमेंट में काम किया है, दूसरा आप बोलो पॉलिटिक्स में क्या काम किया, तो फिर आप इलेक्शन रिफॉर्म्स बोलोगे, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विशाखा गाइडलाइन, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। मतलब जहाँ पे औरतें काम कर रही हैं, कोई फीमेल काम कर रही है, तो वर्क प्लेस पे अगर उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन शोषण होता है, तो ऐसे केस में विशाखा गाइडलाइंस आई थी। ये भी एक PIL की देन है, ठीक है। ये भी एक PIL की देन है कि विशाखा गाइडलाइंस जो आया था, इसी के बेसिस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 के शायद एक्ट है, 2013 पास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है ताज ट्रेपेजियम, ताजमहल जो है, ताज ट्रेपेजियम, ताजमहल के अगल बगल के एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या कोयले फैक्ट्री नहीं, कोयले को अगर बर्न किया जा रहा है, तो ऐसे वजह से एसिड रेन और इन सब रीजन्स की वजह से इसका जो कलर है वो पीलापन आ रहा था। तो यहाँ पे ताज ट्रेपेजियम एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया गया, जिसके अगर अंदर की जो फैक्ट्रीज है उनको बंद कराया गया, या उनको क्लीनर जो ऑप्शंस हैं, क्लीनर ऑप्शंस की तरफ मूव करने को बोला गया। तो ये भी एक PIL की देन। तो 4 केसेस अगर आपको याद रहें, और मेन केस तो आपको याद ही रहना चाहिए, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। ये है पूरा PIL पे और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस पे बन सकता है कि इंडिया में जो PILs काम कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ लिखिए, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम हमने रीजनलिज्म पढ़ा, उस पर भी और सारे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। होगा क्या कि आप सारे एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप एक जगह लिखिएगा। रीजनलिज्म, जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन का पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन हमने क्या क्या पढ़ लिया, ग्लोबलाइजेशन ऑन सोसाइटी एंड कल्चर पढ़ लिया है, विमेन पढ़ लिया है, आगे हम कास्ट पढ़ेंगे। तो ऐसे ग्लोबलाइजेशन के जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं हम कर लेंगे। होगा क्या कि आपके ऊपर पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट्स तैयार हो जाएगी, और फिर ग्लोबलाइजेशन से, रीजनलिज्म से, PIL से जो भी क्वेश्चन आता है आप इजीली लिख लोगे। देखिए मैं आप बार बार कहता हूँ, इन्फॉर्मेशन फैक्ट बराबर है, सबके पास लगभग वही है, घुमा घुमा के यूज़ करना है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, एनालाइज द एंटी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई वामपंथी अतिवाद की समस्या को विस्तार से समझाइए, भारत सरकार द्वारा इसके निवारण के लिए किए जा रहे प्रयासों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 2 पार्ट में है, 2 पार्ट में आंसर लिखना है। पहले हम बताना है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मतलब वामपंथी अतिवाद की समस्या है क्या, उसको समझाओ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई जो गवर्नमेंट क्या अप्रोच कर ले रही है, तो उसमें कुछ स्कीम्स होंगी, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन देखिए, याद रखिए, लेफ्ट विंग का एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग मतलब वामपंथी, एक्सट्रीमिज्म मतलब आतंकवाद बोल सकते हो, या आप अतिवाद बोल सकते हो, या चरमपंथी बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके कोई वर्ड यूज़ कर सकते हो। करते क्या है, सिंपल चीज़, क्वेश्चन अगर टेररिज्म पे आए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे आए, तो एक चीज़ कॉमन है, आप ऐसे लिखोगे कि दीज ग्रुप्स यूज टेरर एज अ टूल टू promote their interest। सिंपल डेफिनेशन है भाई। कर क्या रहे हैं ये लोग, टूल के तरीके में, एक तरीके का टेरर जो है, ठीक है, वायलेंस जो है, ये अपने वायलेंस और टूल को यूज़ करते हैं अपने किसी भी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। यही है डेफिनेशन। इसी को आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में भी फिट करो, टेररिज्म में भी फिट कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं हमने क्या लिखा है। These groups want to bring change through violent revolution, ठीक है। हिंसक क्रांति लाना, एक तरीके की क्रांति लाना चाहते हैं, कैसे, हिंसक तरीकों के थ्रू, हिंसक क्रांति के माध्यम से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। हिंसक क्रांति इनको चाहिए, वायलेंट रिवॉल्यूशन चाहिए, थ्रू वायलेंट रिवॉल्यूशन। इनको समाज में कुछ चेंज लाना है, कैसे लाएंगे, वायलेंट रिवॉल्यूशन, वायलेंट एक्शंस के थ्रू एक चेंज लाना चाहते हैं। They are against democratic institution and use violence to subvert the democratic processes at ground level। क्या कह रहा है, पहला पॉइंट क्या बोला, bring change through violence। दूसरा क्या, against democracy, ठीक है। तीसरा क्या, ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर दो। हिंदी में ये ग्रुप क्या करते हैं,
हिंसा का यूज़ करेंगे अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। दूसरा क्या करते हैं, इन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ है ये पहला दूसरा पॉइंट, और इसीलिए ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए करते हैं क्या है, सबसे पहले ज़मीनी स्तर पे लोकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं वहाँ के लीडर्स को मारेंगे, वहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मारेंगे, ऑफिसर्स को डराएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या, कि एक तरीके से आप देखेंगे कि इस गाँव के लेवल पे सच में इंडियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ वो स्टेट जो भी है वो मिसिंग है। तो ऐसे केस में यहाँ पे एक वैक्यूम बन गया, वैक्यूम मतलब एक खाली स्थान बन गया। इस खाली स्थान को कौन भरता है, ये माओइस्ट। अब यही यहाँ पे माई बाप बन जाते हैं, यही आपके हर तरीके के प्रबंध करेंगे। तो आप एक तरीके से देखो कि यहाँ पे एक तरीके की इन्होंने एक खुद की पैरेलल गवर्नमेंट बना ली। शुरुआत कैसे की, लोकल गवर्नमेंट को धीमे धीमे ख़त्म करके, फिर ये आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली भाई, क्या है ये रही, 3 इसके कंपोनेंट थे, फिर से पढ़िएगा आप। इंडिया में जो एरिया इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित है उसको रेड कॉरिडोर या लाल गलियारा कहते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में होगा कौन कौन से राज्यों में होता है, ये देखिए लिखा हो। यहाँ शुरू करेंगे अगर इस तरीके से कुछ सॉरी बहुत भद्दा मैप बना दिया मैंने, ऐसा है ना। तो यहाँ से यूपी, बिहार, ये पूरा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से होता है ये पूरा। यहाँ पे ऐसे लाल गलियारा बनता है, ये है लाल गलियारा। हाल ही में नीलगिरी हिल्स जो तमिलनाडु और केरल आप मिल रहा है यहाँ पर, तो नीलगिरी हिल्स के एरियाज़ में भी ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ एरियाज़ में कम हो रहे हैं, कुछ एरियाज़ में बढ़ रहे हैं। आप एक मैप इस तरीके से, क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इस तरीके का मैप ड्रॉ करके तुरंत इसको रेड कॉरिडोर को दिखाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं कि उसने कहा विस्तार से बताइए क्वेश्चन में, तो कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि सच में क्या प्रॉब्लम है। आपने पहले बता दिया ड्रॉ करके कि इंडिया में पूरा मैप आपने इंडिया का बनाया और उसमें दिखा दिया कि जो रेड कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ तक है, किस स्टेट में। कुछ और नंबर्स देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहले 2018 में एक 90 डिस्ट्रिक्ट थे इंडिया के जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित थे। ठीक है, 90 डिस्ट्रिक्ट, पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये सब काम करती है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल CPIM है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वामपंथी चरमपंथी संगठन है जो बहुसंख्यक हिंसा और नागरिकों और सुरक्षा बलों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो इंडिया में मैक्सिमम सिविलियंस की और आर्मी के लोगों की और जो फोर्सेस हमारे उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ हुई है, मैक्सिमम डेथ किसने की है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, CPIM ने। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट ने। ठीक है, और इसीलिए यही कारण है कि UAPA एक्ट जो है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। 2 फैक्ट हो गया, पहला 90 डिस्ट्रिक्ट, दूसरा CPIM और UAPA। तीसरा, 2004 से 2019 के बीच में 8,000 से ज़्यादा लोग, 8,197 लोग कहीं ना कहीं माओइज़म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की वजह से मारे गए। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल कौन है यहाँ पे, सिविलियंस है, उसी एरिया के सिविलियन, वो एक तरीके से पिस रहे हैं किसके किसके बीच में। एक तरफ फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस बोलेंगे या क्या कि आप मतलब मुखबिरी करो, है ना, मुखबिरी आप समझते हो कि इन्फॉर्मेशन दो, किसकी, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दो, फोर्सेस को दो। और ये फोर्सेस क्या जो ये एक्सट्रीमिस्ट हैं ये क्या करते हैं, जब इनके बारे में जानेंगे तो इनकी जान ले लेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये लोग पिस रहे हैं दोनों के बीच में। तो 8,000 से अधिक लोग मर चुके हैं, UAPA पढ़ लिया। और एक पॉजिटिव खबर क्या, कि घटनाएं जो हिंसक घटनाएं हैं वो 2009 में अगर करीब 2200 घटनाएं एक दिन में एक साल में होती थी, तो अब वो घट के 2018 में कितनी हो रही हैं, 800 समथिंग। ये डेटा आपको एग्जैक्ट नहीं याद रखना है, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि प्रॉब्लम का स्केल क्या है, किस लेवल पे कितनी गंभीर ये प्रॉब्लम है। तो ये डेटा भले ना याद हो, 90 डिस्ट्रिक्ट हैं ये तो सबको याद होता है यार, और UAPA के अंदर ये भी याद होना चाहिए। 8,000 से अधिक लोग मर चुके हैं, ये भी याद होगा। मोटा मोटा डेटा है, आराम से याद करो, लिखोगे तो फ़ायदा ही मिलेगा मेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजंस क्या है, देखिए कुछ लोग को लगता है कि ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है,
कि वहाँ गोली चलाओ, ऐसे लोगों को एकदम घेर के गोली मार दो, बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और हमारे गवर्नमेंट की अप्रोच आप देखेंगे, जब गवर्नमेंट किस तरीके से एक्शन ले रही तो आपको खुद समझ में आएगा कि गवर्नमेंट भी इसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं मानती है, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं मानती, मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो है ही है। तो पहला रीज़न क्या है, जल, ज़मीन, जंगल, ठीक है। हुआ क्या इन लोगों के साथ, इन लोग का होता है डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब विकास कार्य में विस्थापित होते हैं। अगर कोई वहाँ पे डैम बनाना है तो ये जो ट्राइबल एरिया के फॉरेस्ट था ये भी डूब गया, हज़ारों साल से इनके पूर्वज और ये लोग यहाँ पर अगर रह रहे हैं तो इनको फिर यहाँ से विस्थापित किया जाएगा। तो ये विस्थापित एक तो किया जा रहा है, उसके बाद रीसेटलमेंट और रीहैब अगर अच्छे से नहीं होता है तो ये लोग कहीं ना कहीं क्या होगा, डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट के खिलाफ क्या है, इनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, है ना। और इसे डिससेटिस्फैक्शन का फ़ायदा उठाते हैं कौन लोग, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं ये, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पढ़ा वायलेंट ऑफ ट्रेडिशनल लैंड राइट्स, इनके जो ट्रेडिशनली जो पारंपरिक रूप से इनके भूमि अधिकार थे उनका उल्लंघन हुआ है। बाद में कहीं जाके 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आया ना, आपने पढ़ा होगा, FRA 2006, ये बहुत लेट आ रहा है। इनके जो भी राइट्स हैं ट्रेडिशनल उनका बहुत सारा वायलेशन हुआ है। जंगलों का मतलब ये कितने साल से जंगल में रह रहे हैं और बाद में बोला गया कि जंगल तो सरकार का है, आपको इसके बाहर जाना पड़ेगा, हम यहाँ पे फॉरेस्ट बनाएंगे, टाइगर रिजर्व बना देंगे, नेशनल पार्क बना देंगे, बायोस्फीयर रिजर्व बना देंगे। हालांकि अभी ये राइट्स प्रोटेक्टेड हैं इनके अंदर भी इनकी, लेकिन शुरू से ऐसे नहीं था, ठीक है। तो शुरुआत से इनके साथ हुआ क्या है कि एक तरीके का भेदभाव हुआ है, चाहे वो डेवलपमेंट हो रहा है तो भी इन्हीं को कष्ट होगा, ट्रेडिशनल राइट्स इन्हीं के गए। होता क्या है कि ये जो जिन एरियाज़ में आज की डेट में ट्राइबल्स रह रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ दैट एरिया, वो सबसे ज़्यादा मिनरल रिच पार्ट है इंडिया का। तो वहीं से आप मिनरल निकाल के पूरे इंडिया को आप प्रॉस्परस बना रहे हो। पूरे इंडिया की समृद्धि कहाँ से निकल रही है, इन्हीं एरिया से निकल रही है, और यही एरियाज ऐसे हैं जो सबसे गरीब हैं। तो इसको कौन समझाएगा, ये जो गलती हो रही है इसका भुगत रहे हैं ये लोग ना। तो इसको हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इंडिया में क्या कहते हैं, आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी अमंग ओशन ऑफ सॉरो। मतलब जो गम है, तो गम के समुंदर में कहीं कहीं द्वीप बने हुए हैं, किसके, प्रॉस्पेरिटी के। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। जो डेवलपमेंट है हमारा वो समावेशी नहीं है, ठीक है, समावेशी नहीं है। यहाँ पे आप अब इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप लिख दो, हर साल आती है, जो इंडिया में इनइक्वालिटी को दर्शाती है ना, इंडिया और पूरे वर्ल्ड में। ये आप पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है कि जल जमीन और जंगल हो गया कि यहाँ पे इनकी ट्रेडिशनल राइट्स गई, और इनका जो फॉरेस्ट के साथ जो इनका रिलेशन था, पारंपरिक रूप से इनका जो वन के साथ संबंध था, मतलब ये इनका वन, ये जो है यहीं पे इनके भगवान भी हैं, पेड़ को भगवान मानते हैं, ज़मीन इनके लिए सब कुछ थी। उस रिलेशन को आपने तोड़ दिया, आपने उसको कमर्शियल कर दिया, ठीक है, आपने इंडिविजुअल राइट बना दी, इंडिविजुअल। ये लोग कलेक्टिव राइट्स में बिलीव करते थे कि इस गांव की ज़मीन है, आपने कहा नहीं इस आदमी की ज़मीन होगी। तो ये कुछ हद तक ब्रिटिशर्स की देन थी, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसी चीज़ को कंटिन्यू किया। तो ये एक रीज़न रहा, ठीक है। इंक्रोचमेंट बाय आउटसाइडर, बाहरी लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया, वो भी एक रीज़न रहा। तो हमने पहले पढ़ लिया क्या कि किन किन रीजंस की वजह से इन लोगों के अंदर एक तरीके का माओइज़म या नक्सलिज्म की तरफ क्यों ये लोग मुड़े, एक रीज़न ये रहा है। दूसरा है, आज की डेट में आप देखोगे कि इलिटरेसी है, निरक्षर हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है, सरकारी मशीनरी लगभग लापता है या अप्रभावी है। कैसे होता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि किस तरीके से वो वहाँ की मशीनरी को अप्रभावी कर देते हैं। आगे क्या, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल लॉ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बना दी इनके लिए, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करोगे अगर, तो एक तरीके से इनका शोषण जो है वो होता रहेगा, है ना। एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनटाइमली या फ्लॉड इलेक्शंस। न्यूटन मूवी आपने देखी होगी, न्यूटन राजकुमार राव की, उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे एरियाज़ में इलेक्शन कराना कितना कठिन है। न्यूटन जो था उसने तो एक भाई कठिन स्टैंड ले लिया, वो खड़ा रहा वहाँ इलेक्शन कराने के लिए, हर कोई वैसा नहीं निकलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको एक अंदाज़ा लग रहा होगा कि इन जगहों पे इलेक्शन कैसे होते होंगे।
टाइमली नहीं होते होंगे या बहुत फ्लॉड होते होंगे। तो ये कई रीजंस हैं। सोशल लेवल पे क्या रीजंस हैं? सोशल लेवल पहले तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, प्रशासनिक उदासीनता रहती है इनके खिलाफ। प्रशासन में एक तरीके का सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। प्रशासन या प्रशासन करने वाले जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनको लगता है कि वो सुपीरियर हैं, श्रेष्ठ हैं, ट्राइबल्स का कल्चर इन्फीरियर है। वैसे केस में कहीं ना कहीं आपको ये नहीं दिख रहा है कि हम जैसे ब्रिटिशर्स ऑफिसर ब्रिटिशर्स बन गए और ये इंडियंस, तो इंडियंस को जैसे ब्रिटिशर्स एक तरीके का रेशियल सुपीरियॉरिटी दिखाते थे, वहीं कहीं ना कहीं आज की डेट में ऑफिसर्स वही ट्राइबल्स को दिखाते हैं। तो जैसे इंडियंस ने रिटेलिएट किया था, इंडियंस बुरा मान गए और लड़ने लग गए, वैसे कहीं ना कहीं ट्राइबल्स भी करने लग जाएंगे और कर ही रहे हैं। तो एक तरीके का सोशल लेवल पे एक रीज़न ये रहा है, ठीक है। दूसरा, हमने डिस्कनेक्ट विद एडमिनिस्ट्रेशन देखा कि समाज और प्रशासन से एक तरीके का कटाव हो गया इनका। दूसरा, इनके मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, अवहेलना होती है। फोर्सेस ज़्यादा फोर्स यूज़ करती हैं, फोर्सेस ज़्यादा अगर फोर्स को यूज़ करेंगी तो यहाँ पे मासूम लोगों की डेथ होगी। यही मासूम लोग अगर फोर्सेस का साथ देंगे तो कहीं ना कहीं माओइस्ट इनको मारेंगे। तो दोनों तरफ से लोग पिस रहे हैं। तो ये पूरा एक तरीके का साइकिल बन गया है। मान लीजिए पुलिस वालों ने एक्शन के थ्रू किसी एक मासूम को मार दिया जो गलती किया ही नहीं, तो क्या उसके घर वाले फिर से टेररिज्म या माओइज्म को नहीं फॉलो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उन्हें लगेगा जब मासूम है, काम नहीं किया, गलती नहीं की, तब मार रहे हो तो फिर तो करने में भलाई है। तो इस तरीके से एक विशियस साइकिल हम कहते हैं, एक दुष्चक्र बन चुका है कि फंसा है, जो आदमी फंस गया वो फंस गया। तो हमने कई एग्जाम्पल देखे। पहला तो यही पढ़ा है कि जल है, जंगल है और ज़मीन है, इस लेवल पे जो समस्याएं होनी है वो पढ़ा। गवर्नमेंट और गवर्नेंस किस तरीके से कमज़ोर है वो पढ़ा। सोशल में पढ़ा डिस्क्रिमिनेशन है सोशल, और फिर उसके बाद सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ऑफिसर्स का, वो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो ये होता क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है, ऑल दीज फैक्टर्स प्रोवाइड फेवरेबल ग्राउंड फॉर एक्सट्रीमिस्ट टू हरास और डिसओरिएंट द ट्राइबल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। एक तरीके की उपजाऊ ज़मीन ही तो बना रहे हैं हम। एक तरीके की ऐसी ज़मीन तैयार हो गई, ऐसा माहौल बन गया है कि यहाँ रहने वाले लोगों को भड़काना बहुत आसान हो गया है। अब इनको टेररिज्म या माओइज्म के रास्ते पर ये लोग लेके चलते हैं। यही है गवर्नमेंट की अप्रोच। क्या है, देखिए गवर्नमेंट 5 फैक्टर्स हैं जहाँ पे काम कर रहा है, इसको ज़रूर याद करिए। इसी के बेसिस पे जितनी स्कीम आती है आपकी ट्राइबल से रिलेटेड या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड, तो ये जो वामपंथी लोगों के एरियाज़ में जो भी आपको स्कीम दिखाई देगी, इन्हीं 5 के अंदर आप बांट सकते हो। अभी देखते हैं कैसे। पहला पॉइंट, सिक्योरिटी के लेवल पर हम कुछ काम करेंगे कि हम मानते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए हम सुरक्षा के लेवल पर काम करेंगे। दूसरा, डेवलपमेंट, हम विकास कुछ करेंगे, विकास करना है। मैंने बताया था कि डेवलपमेंट नहीं है, तो डेवलपमेंट को सरकार भी मानती है कि डेवलपमेंट ना होना एक तरीके का रीज़न है कि यहाँ पे माओइज्म क्यों बढ़ रहा है, तो डेवलपमेंट भी करेंगे। तीसरा, देखिए वही लिखा है, स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे, मतलब इनकी जो राइट्स हैं और एंटाइटलमेंट है उसको हम इंश्योर करेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, गवर्नेंस का काम करेंगे, शासन में सुधार करेंगे। पांचवा, पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, सार्वजनिक जो भी धारणा है उसका प्रबंधन करेंगे। अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एक समाधान इनिशिएटिव लेके आई, समाधान सिद्धांत। इस समाधान में SAM सबका एक फुल फॉर्म है, यही है, ये आपको याद करके रखना है। देखिए जो भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या इंटरनल सिक्योरिटी, उन सब में अगर ये आपको याद है ना तो आप पक्का इसका बेनिफिट ले सकते हो। एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, UPPCS बिल्कुल पूछ सकता है कि डायरेक्टली यही बताओ समाधान डॉक्ट्राइन है क्या और किस लिए यूज़ होता है, ये है। या फिर दूसरा है कि कहीं नक्सलिज्म पे क्वेश्चन आए या फिर इंटरनल सिक्योरिटी का ही क्वेश्चन आए, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। अगर समाधान याद है ये बनाओ, लिख दो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऐसे बीच में, और ये ऐसे करके समाधान के सारे पॉइंट्स बना दो। यहाँ पर एक डायग्राम तैयार हो गया, मिल जाएगा नंबर, ये है। तो समाधान देखते हैं क्या समाधान में। देखिए हिंदी में, भाई इसका कोई हिंदी में गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, इसी चीज़ को हिंदी में किया है मैंने, ठीक है। आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, इसको पढ़ लीजिए आप। एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, मतलब स्मार्ट तरीके से हम लीडरशिप अपनी रखेंगे। दूसरा, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, आक्रामक रणनीति हमारी होगी। मोटिवेशन और ट्रेनिंग M से। ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, हमारे जो इंटेलिजेंस होगा, इंटेलिजेंस हमारी जो होनी चाहिए वो एक्शनेबल होनी चाहिए। एक्शनेबल इंटेलिजेंस मतलब ऐसी इंटेलिजेंस है जिसके बेसिस पर हम एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, मतलब पक्की खबर हो एक तरीके से। फिर डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए।
हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी मतलब इस पूरे प्रोसेस में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे कि लैंड माइंस कहाँ पे बिछी हुई हैं, ड्रोन्स का यूज़ करके पता कर लो कि कहाँ पर माओइस्ट लोग जो हैं ग्रुप बना के किधर से किधर मूव कर रहे हैं, किस गांव में हैं, ये सब टाइप्स, ठीक है। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, इन लोगों को जो फाइनेंस मिलता है ना वो नेपाल से या अदर कंट्रीज से जो भी आ रहा है, इनको फाइनेंस जो आ रहा है उसको रोकना है। तो ये आपको एक एनालिसिस पे समझ में आएगा कि ये पूरा सिक्योरिटी वाली बात कर रहा है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था ना ये 5 चीज़ें। तो जो समाधान स्कीम आई है वो कहाँ किस लेवल पे काम कर रही है, समाधान वो सिर्फ सिक्योरिटी वाली बात कर रही है, वो डेवलपमेंट वगैरह वाली बात नहीं कर रही है। हमने पढ़ा था 5 फोकस है गवर्नमेंट का, उसमें सिक्योरिटी फर्स्ट है। सिक्योरिटी पे क्या कर रहे हैं हम, समाधान स्कीम लेके आए हैं। उसी तरीके से डेवलपमेंट के कई स्कीम चल रहे हैं। डेवलपमेंट में एजुकेशन है, तो एजुकेशन में ट्राइबल एरियाज़ में ट्राइबल बच्चों के लिए क्या चलता है, एकलव्य मॉडल स्कूल चलता है। ये सारे करंट अफेयर्स में आपने उन्हें पढ़े होंगे, इस सबको यूज़ करना है बस। यहाँ पे ये है मेंस की चीज़, बाकी प्री के फैक्ट्स आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। सारे स्कीम्स याद ही होंगे, वो स्कीम्स यहाँ पे लिखो। तो आप बताना कि इनकी राइट्स के लिए कौन सी स्कीम चल रही है, आप थोड़ा कमेंट में बताइएगा। और गवर्नेंस सुधारने के लिए ट्राइबल एरियाज़ में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वामपंथी अतिवाद। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली फ्रॉम सिलेबस कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन वही कि भाई प्रशासन में, सिविल सर्विसेज में इसका उपयोग क्या है, सिविल सर्वेंट्स के लिए या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। मैंने बताया पहले डेफिनेशन हर पॉइंट का आपको याद होना चाहिए। हम कई चीज़ें पढ़ चुके हैं, अभी तक वैल्यूज़ पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इंटीग्रिटी पढ़ चुके हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए। उसी तरीके से आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ लेंगे, उसकी डेफिनेशन बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। डेनियल गोलमैन साहब थे, डेनियल गोलमैन, इनको माना जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि, इन्होंने ही बहुत बड़े लेवल पे इस बारे में बात की थी। इसके अलावा और भी लोग थे, पीटर सैलवे थे, ये भी थे, लेकिन डेनियल गोलमैन ने बहुत बड़े लेवल पे और बहुत ज़्यादा इसको क्या किया, एक तरीके से पॉपुलराइज किया था, ठीक है। पढ़ते हैं पहले डेफिनेशन क्या होती है, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। ध्यान से समझिएगा, हर डेफिनेशन के जैसे कुछ हिस्से होते हैं ना, इसके भी कुछ हिस्से हैं। पहला क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किस चीज़ की एबिलिटी, अंडरस्टैंड करने की। क्या पहला, वंस ओन इमोशन, मुझे मेरे खुद के इमोशन पहले अंडरस्टैंड करना है, साफ सुथरा लिखता हूँ भाई, ओन इमोशन, ठीक है। दूसरा अदर्स इमोशन, मतलब दूसरों के भी इमोशन। तो पहला क्या है, ये एक तरीके की एबिलिटी है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एक एबिलिटी है। किस चीज़ की एबिलिटी भाई, अंडरस्टैंड ओन इमोशन, अदर्स इमोशन। क्यों समझना है, ताकि हम इमोशंस को मैनेज कर सकें, मैनेज, यही है डेफिनेशन। बस समझते हैं फिर से, यहाँ पढ़िए, अपनी ओन इमोशन को अंडरस्टैंड करना है, अदर्स की इमोशन को अंडरस्टैंड करना है। क्यों, टू मैनेज इमोशन इन आवर सेल्फ एंड इन आवर रिलेशन। हम यही तो काम करते हैं ना लाइफ में, या तो हम खुद को मैनेज कर रहे होते हैं, अपने बारे में सोच रहे होते हैं, अपने बारे में कुछ प्लान कर रहे होते हैं, या दूसरों के बारे में, या दूसरा जब हमसे बातचीत करता है, इंटरेक्ट करता है, तो उसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। मैनेज इन द सेंस यही है कि किस तरीके से हम उसको डील कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं तो ना तो आप अपनी इमोशन समझेंगे कि आपकी क्या ज़रूरत है, अभी आप किस फेज से गुजर रहे हैं, ना आप दूसरों को समझेंगे। तो ये जब यही होगा तो ना तो आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, ना अपने रिलेशंस को। रिलेशंस क्यों नहीं मैनेज हो पाएंगे, आप किसी को जब समझ ही नहीं रहे हो तो आप उससे क्या ना बात करोगे, ना रेलेवेंट बात करोगे, वो खुश होना चाहता है, आप कुछ अपना दुख गाने लग जाओगे। तो इस तरीके से होगा क्या कि आपके रिलेशन जो है ना वो स्पॉयल होंगे। तो बेसिकली यही है डेफिनेशन कि आपको अपनी और दूसरों की इमोशन समझना है, ताकि आप अपने अंदर के इमोशन को मैनेज कर सको और दूसरों के इमोशन को समझ के अपने रिलेशंस को मैनेज कर सको। हिंदी में पढ़ते हैं भाई फिर से। संवेगात्मक बुद्धि हमें अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक। अतः हम अपने जीवन और परस्पर संबंधों में भावनाओं को उचित रूप से प्रबंधित कर सकते हैं, ठीक है। एक तो अपना, दूसरे का समझो, फिर प्रबंध करो, इसको मैनेज करो, यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपको ये समझ में आएगा। डेनियल गोलमैन कहते हैं कि इसके 5 कंपोनेंट होते हैं, 5 हिस्से हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। व्हाट आर दे?
फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, कि हमें अपने बारे में अवेयर होना चाहिए, मतलब हमें अपनी इमोशंस को समझना चाहिए। हम अपने बारे में अवेयर होंगे तो ही हम अपनी इमोशंस को समझ सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज सेल्फ रेगुलेशन। आप अपनी इमोशन को समझ गए, ठीक है, लेकिन आपकी कुछ ऐसी इमोशन हो सकती हैं जो समाज के हिसाब से सही नहीं है ना, समाज या समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से सही नहीं है, तो आपको अपनी उस इमोशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करना है। तो ये भी एक तरीके का इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट 1 है, पार्ट 2 हो गया। तीसरा, इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। अपने को समझना है, दूसरों को समझना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, तो एक बहुत स्ट्रांग इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा चाहिए। पहला है आत्म जागरूकता, दूसरा है स्वनियमन, यानी कि अपनी मनोदशा जो भी है, आपको आपके अंदर अगर कोई आवेग आ रहा है, कोई इम्पल्स है, तो ये इम्पल्स हो सकता है सोसाइटी के अगेंस्ट हो, सोसाइटी में जो भी वैल्यूज़ हैं उसके खिलाफ हो, तो आपको उसको कंट्रोल भी करना आना चाहिए। चौथा पॉइंट है आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी मतलब एक तरीके की सहानुभूति। ये क्यों ज़रूरी है भाई? हमने पढ़ा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस में हमको दूसरों के इमोशन भी समझनी है। आप दूसरों की इमोशन तभी समझोगे जब आपके अंदर सिंपैथी, कंपैशन, करुणा या एम्पैथी होगी, है ना। इसलिए एम्पैथी भी पता है डेनियल गोलमैन ने कि बहुत ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट सोशल स्किल्स। सोशल स्किल क्यों? अपने रिलेशंस को मैनेज करने में। आप भाई पूरा इमोशन वगैरह समझ गए सबका, अब आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से बोल के, किस तरीके से बातचीत करूँगा कि मैं पूरे मैटर को समझ सकता हूँ। अब आप सोचना ज़रा एक सिविल सर्वेंट के हिसाब से कि कितना इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, कि अगर आप अपने बारे में अवेयर हैं, आप अपनी सारी इमोशंस को समझते हैं अच्छे से, आपको उसको रेगुलेट करना आता है, आप ना लालच में पड़ेंगे, आपके अंदर कोई लोभ नहीं होगा, आप कहीं करप्शन नहीं करने वाले हो, है ना। तीसरा क्या, आपके अंदर मोटिवेशन है कि मैं कभी गलत रास्ते पे जाऊंगा नहीं, मैं अपनी इमोशन खुद समझता हूँ। आपके अंदर सहानुभूति है, कोई गरीब आदमी आपसे कोई मदद मांगने आ रहा है, नियम कानून कहता है कि उसकी मदद नहीं की जा सकती है, तो कहीं ना कहीं आप सहानुभूति उसकी तरफ दिखाओगे, उसको समझाओगे। अगर कोई डिस्क्रिशन का चांस है, मतलब विवेक, स्व विवेक यूज़ करना है, तो स्व विवेक दो तरीके से यूज हो सकता है। एक तो अपने फ़ायदे के लिए कि भाई मैं अपना ही घर भरने लग जाऊँ। दूसरा क्या है, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे ना, और आपके सामने कोई इतना मतलब ज़रूरतमंद बैठा होगा, तो फिर आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस जो होगा वो आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करेगा कि उस आदमी का मदद करो, अपने घर को छोड़ो, अपना भला करने के चक्कर मत पड़ो। वो भला तो मत ही करो जो करप्शन के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो गांधी जी का तालिस्मान आपने पढ़ा होगा, गांधी का तालिस्मान NCERT की बुक्स में लिखा रहता था पहले, कि गांधी कहते थे कि जब भी तुम कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो पहले उस सबसे गरीब आदमी के बारे में सोचो जिसको आपने आज तक ज़िंदगी में देखा है, और फिर ये सोचो कि आप ये जो डिसीजन लेने जा रहे हो, क्या इस डिसीजन से इस गरीब आदमी के जीवन में कोई अच्छाई होगी, इसकी और लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्या आपके डिसीजन से। ये था गांधी का तालिस्मान। अब यहाँ से आप जोड़िए कि कितना ये गहरी बात है। वो कहीं ना कहीं आपको इंटरनल मोरालिटी सिखा रहे हैं गांधी जी, कि कोई आपके ऊपर से नहीं कह रहा है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई नियम कानून नहीं बाध्य है, लेकिन खुद से अपने अंदर एक तरीके का कंट्रोल आ जाएगा। आप गलत काम कर ही नहीं पाओगे, गलत चीज़ सोचोगे ही नहीं, क्योंकि जब जैसे ही आप सोचोगे कि क्या इस गरीब आदमी को, ये सबसे असहाय आदमी मैंने देखा है, मेरे इस एक्शन से उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अच्छा ही काम करोगे। तो यहाँ पे एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस गांधी जी की एक स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। पढ़िएगा आप उसको, फिर से सोचिएगा इस आंसर को। लास्ट वन इज सोशल स्किल्स। नेक्स्ट पॉइंट, होता क्या था कि शुरुआत में इमोशनल इंटेलिजेंस की जगह IQ पे बड़ा फोकस किया जाता था। किसी इंसान का अगर IQ अच्छा है तो उसको बहुत स्मार्ट माना जाता था। लेकिन एक भाई साहब आते हैं, हावर्ड गार्डनर है, यहाँ पे गार्डनर लिख दिया मैंने, गार्डनर। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा जो उस समय प्रचलन था कि एक तरीके का इंटेलिजेंस होता है, मैथ वैथ बढ़िया कर रहे हो आप तो इंटेलिजेंट हो। उसने कहा कि नहीं, हावर्ड गार्डनर, उसने कहा कि शायद मेरे हिसाब से 8 टाइप के इंटेलिजेंस बताए थे इन्होंने, 8 टाइप के इंटेलिजेंस। क्या अगर मेरे को म्यूज़िक बहुत अच्छा आता तो म्यूज़िक के टाइप से मैं इंटेलिजेंस हूँ, अगर मैं एक बार कोई चीज़ देख लूँ और उसकी ड्राइंग बना दूँ तो मैं पिक्चर टाइप वाला इंटेलिजेंस हूँ, है ना। इस तरीके से अलग अलग 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने बताई थी। इसका पर्पज़ क्या हुआ, इन्होंने जो हमारी सीमित सोच थी ना उसके दायरे को बढ़ाया, और इन्होंने एक तरीके से लोगों को सोचने मजबूर किया कि क्या इंटेलिजेंस एक ही तरीके की हो सकती है,
तो लोगों ने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि भाई जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो बहुत ही डाइवर्स है, मतलब विविध है। और उसके बाद कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस को भी रिकॉग्निशन मिला। और आज की डेट में हम कहते हैं कि IQ प्लस EQ बेस्ट है। IQ भी होना चाहिए, EQ भी होना चाहिए किसी आदमी के अंदर, है ना। लादेन जो है था, उसके अंदर IQ तो अच्छा खासा रहा होगा इतने साल तक, और अमेरिका के खिलाफ इतना मस्त प्लान और ये सब, ठीक है। EQ नहीं था, इमोशनल कोसेंट होता तो कहीं वो देखता भाई कितने लोग को मैं मारने जा रहा हूँ और ये सब चीज़ें और उसके जो भी रिपरकशंस हैं। तो आप देख रहे हो कि IQ अगर आपके अंदर है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये IQ कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। तो इस IQ को ध्यान से सुनिएगा, IQ आपकी जो इंटेलिजेंस है, IQ को मोरालिटी का रास्ता कौन दिखाता है? इमोशंस दिखाते हैं आपके। आप इमोशनल आदमी हो और आपको अपनी इमोशन कंट्रोल करने आता है तो आप अपने जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को इमोशन से जोड़ दो। इंटेलिजेंस प्लस इमोशन इज इक्वल टू EQ, इंटेलिजेंस इमोशनल कोशेंट, ठीक है। मतलब आप इमोशनली एक्शन तो ले रहे हो, इमोशंस ला दोगे आप तो आपके एक जो भी इंटेलिजेंस है उसको एक डायरेक्शन मिलेगा, और डायरेक्शन आपको किधर लेके जा रहा है? मोरालिटी की तरफ, नैतिकता की तरफ आपको लेके जा रहा है। लादेन वाला एग्जांपल आप देखिएगा, और भी कई सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम क्या बात करते हैं? होलिस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करते हैं। होलिस्टिक कॉम्पिटेंस मतलब पहले कॉम्पिटेंस यही था कि मैथ वैथ अच्छा आना चाहिए तो काम बढ़िया कर रहा है वो आदमी, IAS बन सकता है ना। इस तरीके के मान लो कुछ नापते थे। बाद में UPSC को चमका कि यार होलिस्टिक कॉम्पिटेंस चाहिए, मतलब समग्र रूप से उस आदमी की काबिलियत होनी चाहिए। समग्र काबिलियत क्या? कि अगर उसको डिस्क्रिशन हम दे रहे हैं, इतनी बड़ी पोस्ट दे रहे हैं, उसको 100 विवेक शक्तियाँ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसे इमोशंस हो, पॉजिटिव इमोशन हो, पॉजिटिव इमोशन इस तरीके के हों कि वो ऐसे शक्तियों का यूज़ करे क्या? लोगों की भलाई के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस उसके अंदर होना चाहिए, वो अपने आवेग में आके कोई काम ना करे, उसके अंदर इमोशन तो हो लेकिन उसको अपनी इमोशन को कंट्रोल करने आता हो। तो उन्होंने क्या किया? GS पेपर 4 बना दिया एथिक्स, चलो इस बहाने कुछ चेक कर लेंगे, ठीक है। अब ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा था भाई, एथिक्स का कोई भी क्वेश्चन आया एडमिनिस्ट्रेशन में तो हम 3 लेवल पे देखेंगे। किसी भी चीज़ का इंडिविजुअल पे क्या असर पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन पे या सिविल सोसाइटी पे या सोसाइटी पे एज अ होल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिविल सोसाइटी और फिर सोसाइटी पे क्या। तो इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या फ़ायदे हैं इंडिविजुअल लेवल पे? आप देखिए, ये पॉइंट सिर्फ सुन लेने से नहीं काम बनेगा, एक बार ज़रा ध्यान से सोचिएगा कि एक ऐसे इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी मतलब क्या? एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जो एक तरीके से सुपर पावर है। क्या वो अपने इमोशन समझ सकता है कि कब वो गुस्से में काम कर रहा है, कब वो शांति से काम कर रहा है, उसके डिसीजन के क्या क्या लाभ होंगे या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं किसी इंसान के ऊपर, ठीक है। और दूसरों तक की इमोशन समझ रहा है कि वो आदमी जो उसके सामने बात कर रहा है, क्या वो उसे बहलाने फुसलाने की बात कर रहा है, क्या वो उसे करप्शन की तरफ ले जाने की बात कर रहा है। इसके अलावा क्या था कि वो अपने तो समझ ही रहा है, दूसरे के भी समझ रहा है, उसके अंदर सोशल स्किल्स हैं कि वो अपनी बात को मनवाना जानता है। वो गलत बात नहीं सिखाएगा लेकिन जो उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो दूसरे से मनवाना उसको आता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी के। तो अब यहाँ पे देखना है कि इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी है तो क्या क्या कर सकता है। अब देखिएगा, ऐसा आदमी हमेशा व्यक्तिगत और व्यावसायिक लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाने में सफल होगा, क्योंकि उसको अपनी इमोशन मैनेज करने आता है, उसको टाइम मैनेजमेंट भी आएगा। आप सोचेंगे तो समझ में आएगा आपको कि मैं ये जो कह रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट और कितना रेलेवेंट है। दूसरा, वो एम्पैथेटिक पर्सन होगा, उसको सहानुभूति दूसरों के सामने, दूसरों के प्रति उसके लिए उसके मन में सहानुभूति होगी, ये तो पॉइंट था ही। दूसरा, होलिस्टिक कॉम्पिटेंस, वो समग्र रूप से योग्य होगा, ठीक है। उसको साम दाम दंड भेद सब तरीके की चीज़ों का ज्ञान होगा और उस समय के अनुसार उसको यूज़ करेगा, ये चीज़ है। सेल्फ अकाउंटेबल होगा, उसके ऊपर कोई बाहरी रूप से कोई आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं इन्फोर्स करनी पड़ेगी, वो स्वयं को जवाबदेह होगा। जैसे गांधी का तलिस्मान था, गांधी का तलिस्मान खुद को ही आपको जिम्मेदार बना देता है कि आपके बाहर कोई पूछे ना पूछे आपसे, आपकी अंतरात्मा आपसे पूछेगी। तो ये ऐसा कुछ करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गेट थिंग्स डन ईजिली, ऐसे आदमी के लिए काम करवाना बहुत ईजी होगा क्योंकि वो सब कुछ लगभग समझ रहा है ना। ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सर्विसेज के लिए क्या? अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, सुनिएगा, ऑर्गेनाइजेशन जो इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देती है, प्रमोट करना चाहती है, प्रमोट, वो क्या करेगी? उसके लिए जन भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी।
तो वो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी इमोशनली इंटेलिजेंस तरीके से सोचेगी, तो वो जन भागीदारिता पे फोकस करेगी, भागीदारी, वो तर्क संगत डिसीजन ही लेगी, है ना। ये पॉइंट का सबका आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं। ह्यूमन एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अगर किसी को डिस्क्रिशन पावर देती है, स्वविवेक की शक्ति देती है, तो कहेगी क्या कि इसका इसका यूज़ हमेशा किस लिए करना, मानवीय प्रयोग करना भाई, ह्यूमन यूज़ करना, ठीक है। इमोशनली इंटेलिजेंट है आप, और ऐसा आदमी इनोवेटिव बनेगा और ऐसे एक फ्लेक्सिबल डिसीजंस लेगा। यहाँ पे एक प्लेटो का एरिस्टोटल का एक स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कितने साल पहले ये कहा, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है कि एक जो इंटेलिजेंट आदमी, इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी, उसकी क्या खासियत है। देखिए, एनीबडी कैन बिकम एंग्री, कोई भी गुस्सा हो सकता है, दिस इज ईजी, ये बहुत आसान है। बट लेकिन टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power, that is not easy। क्रक्स ये है कि भाई गुस्सा कोई हो सकता है, गुस्सा आप में से कोई भी हो सकता है, हम में से कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन सही आदमी पे गुस्सा करना, सही समय पे करना, सही अनुपात में करना और सही कार्य के लिए करना, मतलब सही रीज़न के लिए करना, यह कठिन है। मतलब आप इतना ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, इतना ज़्यादा हर चीज़ को समझो कि आप अगर आपने इन केस गुस्सा किया भी तो वो सही अनुपात में होगा, सही समय पे होगा, सही रीज़न के लिए होगा। तो ये चीज़ सबके बस की बात नहीं है। ये वो कौन कर सकता है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा कर सकता है। ये एरिस्टोटल ने कितने साल पहले कह दी। ये एरिस्टोटल की एक तरीके से क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कह रहे हैं। गांधी का तलिस्मान भी आपके लिए कह रहा है क्या कि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तो आप उसके बारे में सोचेंगे, सबसे गरीब और सबसे अनप्रिविलेज्ड आदमी के बारे में सोचेंगे। तो ये एक तरीके से गांधी का तलिस्मान अंतरात्मा और क्राइसिस ऑफ कंसायंस वाले क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एथिक्स के सोर्स के बारे में लिख सकते हैं, ऐसे करके। तो ये था आज के सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।